चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग का नेक्स्ट रिवीजन का चैप्टर कौन सा? ग्रेविटेशन। इससे पहले ग्रेविटेशन करते हैं क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, जल्दी निपट जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, ग्रेविटेशन को। क्या है ग्रेविटेशन? हमें पढ़ना है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन सबसे पहली बात, नेचर के टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उसमें ये जो फोर्स है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है, सबसे ज्यादा वीक। क्यों वीक है अभी हम लोग देखेंगे। टोटल 4 फोर्सेस फंडामेंटल, उसमें ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है और ये हमेशा कैसे नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कुछ स्टार पॉइंट्स है कि ये वीकेस्ट फोर्स है, ये है वीकेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? ये अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर। हमेशा दो बॉडीज के बीच में जो भी ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है। अब इसके बाद ग्रेविटेशन को तो हम लोगों ने देख लिया। ग्रेविटेशन क्या होता है कि दो बॉडी के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशन कहलाता है। तो ग्रेविटी क्या कहलाता है? हाँ, अर्थ और किसी बॉडी के बीच में, अर्थ और किसी बॉडी के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्रेविटी नाम देते हैं। उसे हम लोग नाम दे देते हैं ग्रेविटी। ठीक है। अब ग्रेविटी अर्थ के कारण जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ एंड बॉडी। अब ये फोर्स तो लगता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? दो बॉडीज के बीच में जो भी फोर्स लगता है, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m2। तो न्यूटन भाई साहब ने ये देखा कि ये जो फोर्स है ना, ये m1 और m2 के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसने मास बढ़ाते गया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली गई। उन्होंने देखा इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हमने नाम दे दिया r। तो इसके साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्वेश्चन पूछ देता है कि न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो आप बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन का इनवर्स स्क्वायर लॉ। इन दोनों को एक साथ जब उन्होंने क्लब कर दिया तो हमको मिला F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। बाद में उन्होंने यहाँ पे क्या किया? इंट्रोड्यूस किया एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको उन्होंने कैपिटल G से डिनोट किया। तो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, जहां पे G क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहां से देख के बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। तो ये इसकी यूनिट हो जाती है। इसकी वैल्यू हमको याद रखनी है, एग्जाम में दी रहती है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हम लोग याद कर लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। तो देखो इसके बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहली चीज कि ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। दूसरा, ये कैसा है? कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव है। आप किसी भी पाथ से इस बॉडी को देखो, इस हाइट तक के लाना है, आप इसको ऐसे ऐसे करके इस हाइट तक के लेके आए, चाहे डायरेक्ट उठा के लेके आ गए, कैसे भी लेके आओ, इसमें जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? हमेशा सेम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ जाती है? जो हमने इसके ऊपर वर्क किया उसके कारण इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके बाद और क्या चीज थी? ये हमेशा ना सेंटर टू सेंटर लगता है, दो बॉडीज के सेंटर टू सेंटर पे लगता है ये देखो, इसका सेंटर इधर अट्रैक्ट होगा, इसका सेंटर इधर अट्रैक्ट होगा। और खास बात ये होती है कि दोनों बॉडी के ऊपर सेम फोर्स लगता है। इसलिए तो देखो, ये पेन अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा है, अर्थ भी पेन के ऊपर वही फोर्स लगा रही है, लेकिन ये छोटा है तो ये चला जाता है। छोटी सी बॉडी पे ज्यादा फोर्स हो गया ना। तो देखो दोनों के ऊपर जो फोर्स होता है वो कॉमन होता है, और यही फोर्स किसके इक्वल होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के, जहां पे r क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो ये कॉमन फोर्स है, कॉमन फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये और क्या पॉइंट लिखवाया था? और हाँ, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि दोनों बॉडीज को आप पानी में डुबा दो, चाहे हवा में रखो, चाहे मरकरी में डुबा दो, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? इतना ही लगेगा। तो ये डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। क्वेश्चन आ जाता है कि भैया हवा में दो बॉडीज रखी थी तो और हवा की डेंसिटी है 1, उनके बीच में फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन का, अब उनको पानी में डुबा दिया गया,
पानी की डेंसिटी 1000, तो बताओ फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बोलना ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, है ना। आगे चल के हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो भी डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा शेल थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शेल थ्योरम। इसी की हेल्प से आगे चल के हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन भी करेंगे, ग्रेविटी का क्या फर्क पड़ता है जब आप डेप्थ में नीचे जाते हैं। तो शेल थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये एक हॉलो बॉडी है, ये देखो एक हॉलो बॉडी, जैसे फुटबॉल होती है ना वैसे एक ये हॉलो बॉडी है, और इस हॉलो बॉडी का मास है m, इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे रखा हुआ है एक छोटा वाला मास, तो इस छोटे वाले मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है, यहां से लेके यहाँ के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है। इस गोले की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। स्मॉल आर से हम लोग हमेशा ना दोनों पॉइंट की डिस्टेंस बताते हैं। अब अगर यही जो छोटा सा मास है ये इसके अंदर आ जाए, अगर यही इसके अंदर आ जाए तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा बताओ? F इज इक्वल्स टू 0। अंदर पूरा क्या है, ये हॉलो है। अब मैं इसको आपको बता देता हूँ ऐसा होता क्यों, आपको सिर्फ याद रखना है। एक्चुअली क्या है ना, ये देखो इसके अंदर में ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखो ये वाला जो हिस्सा है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये देखो ये अपनी तरफ खींच रहा है, और ये बाकी का जो हिस्सा है ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये छोटा सा हिस्सा है और पास में है, डिस्टेंस कम है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा। और ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा है और इसका फोर्स क्या है, वीक है। तो पता है अंदर में ऐसा बैलेंस हो जाता है, देखो ये छोटा सा फोर्स है लेकिन ये पास में है, सॉरी मास ये छोटा सा है लेकिन ये पास में है, और ये बहुत सारा मास है लेकिन ये बहुत दूर में है, तो दोनों का फोर्स ना इक्वल हो जाता है, और बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। लेकिन यहाँ पे तो देखो क्या होगा, ये वाला भी इसको इधर खींच रहा है, ये वाला भी इसको इधर खींच रहा है, ये वाला भी इसको इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स इधर आ जाता है। इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ये है हमारा शेल थ्योरम। लेकिन अगर हमारी जो बॉडी है अगर वो हॉलो नहीं हुई तब क्या होगा वो देखते हैं हम लोग अगले केस में। अगले केस में हम देखते हैं कि अगर ये बॉडी हॉलो नहीं हुई, ये पूरा एक सॉलिड है, ये देखो पूरा एक ये सॉलिड है, ये अगर सॉलिड है और बाहर में एक बॉडी रखी हुई है यहाँ पे, तो वही वाला सेम फॉर्मूला जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या होगा, यहां से लेके यहाँ के बीच की डिस्टेंस है, और ये क्या होता है, कैपिटल आर होता है। अच्छा इसका जो मास है वो है कैपिटल एम। मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, कौन सा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से मास को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बस इसी का मैं फायदा उठाने वाला हूं। अभी इसका मास कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना है, गोले का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसकी डेंसिटी, ये हो जाएगा इसका मास, है ना। अब देखो दूसरा केस बनता है कि अगर बॉडी जो है ये एक पूरा सॉलिड स्फीयर है, पूरा सॉलिड है भरा हुआ, और अंदर में यहां से ये आर डिस्टेंस के ऊपर, ये आर डिस्टेंस के ऊपर, इसको मैं आर नहीं बोलता यहाँ पे, इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, हम तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया, ये है रेडियस R1, और एक्चुअल गोले की जो रेडियस है वो कितनी है, R। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा जी एम एम अपॉन, हाँ R1 का स्क्वायर, लेकिन एम डैश आ जाएगा यहाँ पे। अब पता है ये इस सेंटर से इसको अपना रेडियस मानते हुए एक छोटा सा ऐसा गोला बना लो, ये वाला जो मास है ना बस यही इसको अट्रैक्ट करेगा, और बाकी जो पेरीफेरी वाला है वो देखो हॉलो वाले की तरह एक्ट करेगा, तो उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाता है, 0। लेकिन देखो ये वाला जो गोला होगा इसके कारण पूरा नेट फोर्स इनसाइड आएगा, यहाँ का भी पार्टिकल खींच रहा है, यहाँ का पार्टिकल भी खींच रहा है, यहाँ का भी खींच रहा है, एक ही डायरेक्शन में सबका फोर्स। लेकिन जो बाहर वाला जो दिख रहा है हमको, ये वाला पॉइंट इसको इधर खींच रहा है, ये वाला पॉइंट इसको इधर खींच रहा है, तो वो आपस में बराबर हो जाते हैं। लेकिन ये जो अंदर व्हाइट वाला गोला दिख रहा है ना, बस इसके कारण इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, जिसका मास कितना हो जाएगा, एम डैश। एक बात बताओ, मास हम कैसे निकालते हैं, हाँ तो मैं लिख दूं इसको 4/3 पाई
R1 का क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन R1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, बाद में इसको काट वाट देंगे, R1 स्क्वायर से वो कट जाएगा जो भी बचेगा, लेकिन इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या रह गया? अच्छा, छोटा एम रह गया ना, हाँ छोटे एम को भी लिख देते हैं, छोटा एम लिखा गया। तो ये हो जाता है हमारा शेल थ्योरम। तो यहाँ पे एम डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब। चलो ये शेल थ्योरम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हमने देखा था हाइट वगैरह के कारण क्या फर्क पड़ रहा है जी के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, हाँ अच्छा अच्छा, हमने वो रिलेशन निकाला था। तो देखो ये है हमारी प्यारी सी अर्थ, इस प्यारी सी अर्थ के ऊपर यहाँ पे कोई छोटा सा मास है एम, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, एम जी। लेकिन यार तुमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस के ना बहुत पास है। ये पेन जो है, अर्थ की जो रेडियस है ना वो है, देखो अर्थ की जो रेडियस है वो है 6400,000 मीटर। अब तुमने 1 मीटर ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, तो आर और ये तो इक्वल हो गए। ये वाली बॉडी जो है ना अर्थ की सरफेस से 1 मीटर ऊपर है बस, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6400,001, ऑलमोस्ट इक्वल है ना आर के, तो हम लोग आर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन आप बचपन से लिखते आओ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, एम जी, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने आज फॉर्मूला पढ़ा ही है और बचपन से पढ़ रहे थे ये, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देखो एम से एम को चीर दो तो आपको क्या मिलेगा, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाता है। हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, हमको अर्थ का मास भी पता है, हमको अर्थ की रेडियस भी पता है। तो जब इसमें वैल्यूज पुट करोगे ना तो आपको पता चलेगा जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू तो हमको याद है वैसे भी। और यहां से देखो, जहां जहां भी मुझको फॉर्मूले में जी एम आएगा मैं उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा। आगे चल के ये हमको लोग करने वाले हैं, तो आपको याद रहेगा गुड मॉर्निंग को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे। गुड मॉर्निंग को किससे, जी आर स्क्वायर से, बड़ा वाला आर का स्क्वायर, अर्थ की रेडियस का स्क्वायर और अर्थ का ग्रेविटी कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो जीएम इज इक्वल टू ये। इसके बाद हमने देखा होगा कि हाइट के साथ क्या फर्क पड़ता है। तो देखो ये है हमारी प्यारी अर्थ, इसका जो मास है वो है कैपिटल एन, इससे बस हल्का सा ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि अर्थ से कितनी हाइट पे है, एच हाइट के ऊपर, ठीक है। और ये जो है ना ये है अर्थ की रेडियस, ये है अर्थ की रेडियस। अब देखो मैं दो जगहों पे निकालूंगा कि जी की वैल्यू क्या आती है। एक तो जी की वैल्यू निकालूंगा इसकी सरफेस पे, और एक बार निकालूंगा कि यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आती है। सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, जी, लेकिन हाइट पे जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं, जी डैश। सरफेस पे क्या होगा, जी, उसके अलावा कहीं भी क्या होगा, जी डैश। तो आप एक बात बताओ, ऊपर जाने पे जी की वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है, कम होती है, और नीचे जाने पे कम, हमेशा कम होती है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। सिर्फ सरफेस के ऊपर क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती है हमको। चलो यहाँ पे ये आर, यहाँ पे है एच। अगर मैं जी लिखने बोलूं आपको जी, तो जी का फॉर्मूला अभी आपने देखा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूं जी डैश का फॉर्मूला लिखो, तो देखो आप क्या लिखोगे, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मुझे जी डैश की वैल्यू निकालना है, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बार बार पूछता है, अदरवाइज इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आएगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो डेरिवेशन आएगा। तो देखो मुझे जी डैश की वैल्यू निकालना है, तो मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर देता हूं। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो देखो क्या हो जाएगा, जी डैश अपॉन जी, जीएम से जीएम कट जाएगा, और ये नीचे में है तो इसका आर स्क्वायर ऊपर उछल के पहुंच जाएगा और वो नीचे रह जाएगा। इसको बताने की जरूरत नहीं, इतना ही हो जाएगा, वो कट जाएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे से आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लूंगा। तो देखो जी डैश अपॉन जी, ऊपर से आर स्क्वायर कॉमन आया तो इधर क्या बच जाएगा, 1। नीचे में से तुम आर को कॉमन निकाल लो, स्क्वायर है तो अपने आप स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, तो नीचे से भी आर स्क्वायर को मैंने निकाल लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ये क्या बन जाएगा, एच अपॉन आर का स्क्वायर। देखो इसके पास तो आर था तो आर बाहर निकल गया, इसके पास आर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई आर।
तभी तो जब ये अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके ये खाली h बच जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और हमारे पास फाइनली क्या बचा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाई आर की पावर में -2। और इसके बाद लिख दोगे अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, इसको एज इट इज लिख दो, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू बिना साइन के 1 एच बाई आर, और जो पावर होती है ना उसको बीचों बीच लिख दो। लिख दिया मैंने -2। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, बिना कोई पावर के, बिना कोई सिंबल के, बीच में जो है साइन, और जो पावर है उसको उठा के रख दिया। अगर यहाँ 2 होता तो मैं यहाँ पे 2 रख देता। तो यही आ गया क्या, जी डैश बाई जी का रेशियो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। सरफेस के ऊपर तुम h हाइट पे चले गए तो तुम g की वैल्यू इतनी रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डेप्थ का क्या असर पड़ने वाला है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगता है, इसलिए जनरली यही पूछ देता है। तो ये है हमारी अर्थ। अर्थ जो है ना, इसकी रेडियस है r, लेकिन तुम यहां तक के पहुंच चुके हो खुदाई करते हुए। यहाँ पे रखा हुआ है कोई मास, छोटा सा मास m है ये। अब ये जो मास यहाँ पे रखा हुआ है ना, आप ऊपर से कितना नीचे आ चुके हो, h नीचे आ चुके हो। सरफेस से आपको हमेशा क्या दिया रहेगा, सरफेस से इतना नीचे जाने पे, तो सरफेस से h हम नीचे आ गए, तो बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बच गई, r माइनस एच बच गई। तो देखो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स आएगा वो पूरे के पूरे स्फीयर का तो नहीं आएगा। शेल थ्योरम क्या बोलता है, जो रेडियस पे ये रखा हुआ है ना, बस उसी रेडियस का मास जो होगा ना इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो चलो, हमारे पास सिंपल जी का फॉर्मूला क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम डैश अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर। मास चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, अब देखो जी से जी कट जाएगा, लेकिन एम एम डैश है, तो देखो इसको मैं पूरा लिख देता हूं एक बार, ताकि हमको इजीली कट करते बने। इसको मैं लिख देता हूं जी एम डैश अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू, ये नीचे में है तो उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन जी एम। जी से जी मर गया। उसके बाद देखो जी डैश अपॉन जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4/3 पाई आर माइनस एच का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। लिख सकते हैं 4/3 पाई डेंसिटी डेंसिटी, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, फाइनली क्या बचा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर माइनस एच अपॉन आर। आर अपॉन आर 1 माइनस एच अपॉन आर, तो यहां से मैं लिख सकता हूं जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। तो देखो दोनों का फॉर्मूला आ गया। उसका फॉर्मूला क्या था, 1 - 2h अपॉन आर, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 - h अपॉन आर। तो देखो वेरिएशन ऑफ जी हम लोगों ने देख लिया कि कितना होता है हाइट पे और डेप्थ पे। इसके ऊपर या तो न्यूमेरिकल पूछता है, या तो इसके ऊपर डेरिवेशन पूछ देता है, ठीक है। ये दो बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद एक कर्व बनाना होता है आपको। कर्व ये बताता है कि अर्थ की सरफेस से हम नीचे जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, तो जी पे क्या फर्क पड़ता है, तो जी पे क्या फर्क पड़ता है। तो चलो बना देते हैं हम लोग, जी पे क्या फर्क पड़ता है। ये है हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ है। इसके सेंटर से या तो मैं ऊपर जा सकता हूं, या हम इधर जा सकते हैं। तो पता है जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाते हैं, एक बात बताओ, सरफेस से नीचे जाने पे ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, और सरफेस से ऊपर जाने पे भी ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। तो सेंटर से सरफेस पे जाने पे ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी।
ये बढ़ती है कुछ इस तरीके से। जब भी आप सेंटर से जाएंगे, सेंटर से जब भी आप सेंटर से जाएंगे इसकी सरफेस की तरफ, तो देखो ग्रेविटी ऐसे करके बढ़ती है। ये रूल कौन सा फॉलो करती है? ये रूल फॉलो करती है कि जो फोर्स होता है, ग्रेविटी होती है ना, या जो जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू इट इज प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन सरफेस से जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो फिर जी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम होने लगती है। और जी की वैल्यू कैसे कम होती है? ये देखो ऐसे कम होती है। तो ये जो जी है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आइए, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो देखो सरफेस की तरफ जब आप जाओगे तब जी की वैल्यू बढ़ रही है, और जब सरफेस से बाहर जा रहे हो तो जी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर आप सिर्फ सरफेस से देखो तो देखो जी की वैल्यू कम हो रही है, सरफेस से बाहर जाओगे तो भी जी की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो आपको तो ये स्फीयर के साथ में नहीं बनाना है डायग्राम, आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। ये देखो, ये और फिर ये मैक्सिमम जी की वैल्यू कहां मिलेगी? आर के ऊपर। ये वैल्यू मिल जाती है कितनी हमको? जी। जब आप अर्थ की रेडियस से कम करोगे, मतलब सरफेस के अंदर जा रहे हो, तो देखो जी की वैल्यू कम हो रही है। जब सरफेस के बाहर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो स्पेस में, तो भी क्या हो रही है? जी की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे लिख देंगे जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्योंकि यहाँ पे देखो आर के साथ जी बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे आर के साथ जी जो है कम हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और वहां पे क्या रहेगा? ऐसा पैराबोला रहेगा। ठीक है, उसके बाद तो ये दो डेरिवेशन हम लोगों ने देख ली है। या तो इसके ऊपर क्वेश्चन, या तो इसकी डेरिवेशन, ये पूछता ही पूछता है। इसके बाद ये हमारी अर्थ है, ये होता है इसका पोल। यहाँ पे जो जी होता है ना, ये मैक्सिमम होता है। और ये है हमारी अर्थ की इक्वेटर। यहाँ पे जो जी होता है ना, वो क्या होता है? मिनिमम होता है, जी मिनिमम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, ये है हमारा सेंटर, इसके अबाउट ही क्या हो रहा है? रोटेशन चल रहा है। इसके अबाउट रोटेशन चल रहा है। और आपको पता है पोल्स पे जो रेडियस है ना अर्थ की, वो कम है। पोल पे रेडियस क्या है? कम है। और अभी अभी आप लोगों ने देखा जी इज इक्वल टू क्या है? जी एम अपॉन आर। पोल पे रेडियस कम होती है, लेकिन इक्वेटर पे रेडियस क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम है। ये पूछता है पोल पे जी मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे जी जो होता है वो मिनिमम होता है, मिनिमम। ये सरफेस की बात हो रही है, सरफेस की। सिर्फ सरफेस के ऊपर ही अगर मैं काउंट करूं तो पोल्स के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम, और इक्वेटर के ऊपर मिनिमम। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, आर की वैल्यू, इसलिए जी की वैल्यू कम हो जाती है। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसकी आपको डेफिनेशन पूछता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब होता है क्या है? ये है हमारी कोई अर्थ या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है ना, वो है कैपिटल एम, और इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ये एक छोटा सा मास रखा हुआ है एम। इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? इसका जीरो, क्योंकि नीचे डिस्टेंस क्या आ गया? इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट का भी स्क्वायर, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब देखो, मैं इसको चाहता हूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ये इससे एक निश्चित दूरी पे आ जाए, इससे ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाए। मान लो कि ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर। कैपिटल आर से हम लोग अर्थ की रेडियस बताते हैं। तो देखो, किसी भी बॉडी को इन्फानाइट से उठा के किसी दूसरी बॉडी से आर डिस्टेंस पे लाने के लिए जो हम वर्क करते हैं पर यूनिट मास, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि देखो, तुम्हारा जो घर है वो समझ लो ये कैपिटल वाला मास है, बड़ा वाला मास है। अब यहां से तुमको सामान वहां पे लेके जाना है, मान लो बेंचेस लेके जाना है। अगर एक बेंच ले जाना होगा तो तुम अपनी बाइक में लेके जा सकते हो। अब बोलोगे सर 50 रुपए लगेगा, लेकिन अगर मैंने नंबर ऑफ बेंचेस बढ़ा दी तो हर बार का 50 रुपए ऐड होते जाएगा ना। तो पर बेंच का आपने वहां पे चार्ज बताया, पर बेंच के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो वैसे ही पर यूनिट मास को यहां से यहां पे पहुंचाने के लिए जो वर्क लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम जो भी वर्क करते हैं ना, वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इतना पोटेंशियल है।
ठीक है, तो पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी मास को किसी इन्फानाइट से उठा के किसी दूसरे मास से आर डिस्टेंस पे ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है पर यूनिट मास, वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। पर यूनिट मास बोलना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ से एक बच्चे को राजकुमार कॉलेज तक के यहाँ से राजकुमार कॉलेज ले जाना है बच्चों को, अब ऑटो वाला क्या बोलेगा? 10 रुपए बच्चा चार्ज करूंगा मैं। देखो हर बच्चे का 10 रुपए बताएगा वो, कि ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे 1000 बच्चे बैठे हो, तो पर स्टूडेंट का वो चार्ज बताएगा। तो वैसे आपको पर यूनिट मास का बताना है। तो पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ स्मॉल चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ डिस्टेंस आर इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेरिवेशन आती है या इसका पूछ लेगा कि डेफिनेशन क्या है, या तो इसका डेरिवेशन पूछेगा या तो इसकी डेफिनेशन पूछेगा। तो हम लोग डेफिनेशन बताएंगे। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? किसी मास m से डिस्टेंस r के ऊपर स्मॉल m रखा हुआ है मास, इसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था? इस पॉइंट पे पोटेंशियल अभी अभी आपने निकाला है, पोटेंशियल कितना आया था? वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास। अब देखो इतना पोटेंशियल है, अगर आप इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। जो भी हम वर्क करते हैं वही तो उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो देखो ये है पोटेंशियल, और पोटेंशियल इनटू मास कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू एम। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई एम इंटू एम। एम से एम कट जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जितना भी हमने वर्क किया है इसके ऊपर, जो भी हम वर्क करते हैं बॉडी पे, या तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इस पेन को अगर मैंने वर्क किया, इसको स्पीड दे दी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मैंने जो वर्क किया था वो स्टोर हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है। अभी यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इन्फानाइट से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है। सोचो कोई एक मीटोराइट था, वो बहुत दूर कहीं था, अर्थ के कोई कांटेक्ट में था ही नहीं, लेकिन उसको उठा के आपने अर्थ के थोड़ा पास ला दियो। अब वो क्या करेगा? गिर के अर्थ के ऊपर तबाही मचा सकता है। तो उसके पास ये एनर्जी कहाँ से आई? आपने उसके ऊपर वर्क किया, आपने उसको वो एनर्जी दी है। अब वही एनर्जी क्या होगी? वो गिर के यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया पोटेंशियल, और पोटेंशियल इनटू मास क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? बस वर्क निकालना है। वर्क निकालना है, तो देखो हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। वो जो हमारा छोटा सा मास था, उसको मैं dx डिस्टेंस पे अगर खसकाना चाहूं तो उसके ऊपर वर्क कितना करना पड़ेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ये जो मास है ना छोटा वाला, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ? यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। ये छोटी सी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए जो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया तभी तो यहाँ से यहाँ आया ये। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो मैंने वर्क किया। टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो देखो F इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, मैं इसको कहां लेके आना चाह रहा हूं पता है? इन्फानाइट से उठा के इसको आर डिस्टेंस पे लेके आना चाहता हूं, अर्थ के ऊपर लेके आना चाहता हूं। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बता देता हूं आपको, मैं कहां पे लेके आना चाहता हूं इसको? अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो देखो ये इसको मैं लिख दूंगा एफ डॉट डी एक्स। फोर्स कितना लगता है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इन्फानाइट आर जी एम एम अपॉन, नहीं अभी तो डिस्टेंस फिक्स ही नहीं है। दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? x। मैंने dx पास में ले आया उसको। हाँ, तो फिर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनके बीच की? x। तो x का स्क्वायर। दोनों के बीच में हमेशा एक, मतलब जो डिस्टेंस है वो चेंज होती रहेगी ना, तो हमने उसको x नाम दे दिया। क्या दोनों के बीच फिक्स डिस्टेंस है क्या? अपॉन आर स्क्वायर कब लिखोगे? जब दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है r। लेकिन अभी डिस्टेंस फिक्स नहीं है, आप उसको चेंज करते जा रहे हो। तो देखो नीचे x स्क्वायर dx। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा? w। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जी एम एम। तो भाई कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो जी एम एम कांस्टेंट आ जाएगा। ये क्या है? x की पावर -2। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक ऐड हो जाता है और वही नीचे आ जाता है। तो देखो x की पावर -2 है, एक ऐड होने पे क्या हो जाएगा? x की पावर -1, और वही नीचे भी आ जाती है पावर। तो x की पावर -1 अपॉन -1। तो -1 नीचे अपॉन में लिखने का मतलब नहीं है, मैं उसको सामने लिख लूं।
और x की पावर -1, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/x। लिमिट कहां से कहां तक के लगाना है मुझको, इन्फानाइट से लेके r तक की लिमिट लगाना है। तो चलो लिमिट लगाते हैं। w इज इक्वल टू माइनस जी एम एम 1/∞ माइनस 1/r। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी r इंटू इन्फिनिटी। अब हमने इन्फिनिटी से उठा के इसको r पे लेके आया ना, तो पहले ये वाली लिमिट, अपर लिमिट देखो इन्फिनिटी से r पे लेके आ रहा हूं, तो पहले r लगाया फिर इसको लगाया, तो ये तो हो जाएगा 0 1/∞। ये क्या बन जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो जो वर्क डन हम करते हैं वही तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो जी एम एम अपॉन आर है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात बताओ, गुड मॉर्निंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जीएम को हम ना आगे चल के रिप्लेस करेंगे स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस तो वैसे ही रहेगा जी आर स्क्वायर एम अपॉन आर। तो देखो कट पिट के ये क्या हो जाएगा, आर से ये कट जाएगा और क्या बच जाएगा, माइनस एम जी आर, माइनस एम जी आर। आपको पता है ना एम जी एच, देखो भाई आ गया ना पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। याद रखना जितने भी नेचर में अट्रैक्टिव फोर्स आएंगे, जितने भी नेचर में अट्रैक्टिव फोर्स आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो W इज इक्वल टू माइनस एम जी आर, ये किस टाइप का लग रहा है हमको, एम जी एच के जैसा लग रहा है। आर क्या होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, सरफेस पे रखा हुआ है तो आर है उनके बीच की डिस्टेंस। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम जी आर या एम जी एच के जैसे हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या देखा था हमने, हाँ कैप वेलोसिटी, और कुछ नहीं था इनके बीच में। तो चलो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अब हम लोग देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन भैया 4 स्टार लगा लेना, 4 स्टार। इसका डेरिवेशन पूछता है, इसकी वैल्यू बताओ करके। तो स्केप वेलोसिटी, पहली बात तो स्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, अगर मैं यहां से एक स्टोन को फेंकूं तो ये यहां तक के जाएगा और नीचे गिर जाएगा। अगर मैंने इसको और ज्यादा ताकत से फेंका तो यहां तक जाएगा और वापस लौट जाएगा। और ज्यादा स्पीड से फेंका तो यहां तक जाएगा और वापस आ जाएगा। कोई तो ऐसा स्पीड से फेंकना होगा कि ये अब वापस से अर्थ पे ना आए। तो वो वाली स्पीड जिसपे ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के बाहर निकल जाएगा और बाहर चलता रहेगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, वो वाली स्पीड क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये हमारी अर्थ है, मैंने अगर मान लो 1 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी फेंकी तो वो यहां जाके वापस आ जाती है। 2 मीटर पर सेकंड से फेंकी तो वो यहां जाके वापस आ जाती है। अगर मैंने 1000 मीटर पर सेकंड से भेजी तो यहां जाके वापस आ जाती है। एक ऐसी स्पीड है कि इसको मैं फेंकूंगा ना तो यहां जाके ये लटक जाएगी, ना नीचे आएगी ना तो ऊपर जाएगी। याद रखना, ना तो नीचे आएगी और ना ऊपर जाएगी, एग्जैक्टली वहां पे जाके रुक जाएगी। ये वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी कहते हैं अर्थ के केस में। तो सॉरी, किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 नहीं तो हर चीज को हम फेंक देते हैं वैसे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ की स्केप वेलोसिटी हो गई। अब इसका डेरिवेशन पूछता है, ठीक है। तो डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे, वही वाला जो हमारा फॉर्मूला है, कौन सा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटे से डिस्टेंस के लिए हमको छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। तो देखो हम जो भी इसके ऊपर वर्क करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स डी डब्ल्यू। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इनके बीच में, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो तुम क्या कर रहे हो, इस बॉडी को यहां से यहां फेंक रहे हो, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो तुम देखो सरफेस के ऊपर रखी थी बॉडी, अभी इस बॉडी और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर है। और अब तुम उस डिस्टेंस को कितना करने वाले हो, इनफाइनाइट। तो तुम लोग जो डिस्टेंस आर है ना उसको करने वाले हो इनफाइनाइट। तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू अगेन जी एम एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1/x² का क्या होता है, अब भी हमने देखा पिछले पेज में, कितना हो जाता है, माइनस ऑफ 1/x। लिमिट कहां कहां से है, आर से लेके इनफाइनाइट तक है। तो देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट्स पुट कर देना, जी एम एम, पहले ये वाली लिमिट पुट होगी तो 1/∞ माइनस 1/r, ये तो हो जाएगा 0, ये बाहर आएगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जी एम एम अपॉन आर।
डी डब्ल्यू का भी इंटीग्रेशन करना था हमको, मैं भूल गया करना। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा? वर्क डन। तो इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा, इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो इतना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन हम कैसे करेंगे? शुरुआत में उसको एनर्जी दे देंगे भाई। हम क्या इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं क्या? जो भी एनर्जी देना है हम शुरुआत में इसको एनर्जी दे देंगे। और एनर्जी हम कैसे दे रहे हैं? इसको फेंक के एनर्जी दे रहे हैं। जब हम इसको मोशन दे रहे हैं तो हम उसको कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन इस एनर्जी के कारण ये बाहर निकल जा रहा है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या? ये जी एम एम अपॉन आर। तुम देखो, तुम्हें अभी क्या निकाला कि किसी बॉडी को आर डिस्टेंस से इन्फानाइट पे अगर पहुंचाना है तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप रास्ते भर तो वर्क कर नहीं सकते, शुरुआत में ही उसको वो एनर्जी दे दोगे इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम बी स्क्वायर के थ्रू आपने इतनी एनर्जी उसको दे दी। निकाल लो एस्केप वेलोसिटी। एम से एम मर जाएगा और एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2gm अपॉन आर। फिर से बताओ, गुड मॉर्निंग को क्या लिख सकते हैं? जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर नीचे आर। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gr। वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे उसमें से आधों से ज्यादा केस में एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन पूछता है। तो अंडर रूट 2gr या अंडर रूट 2gm अपॉन आर, ये क्या बन जाएगा हमारा? एस्केप वेलोसिटी। जब आप इसमें अर्थ के लिए g की वैल्यू है 9.81 ये पुट करेंगे, अर्थ की रेडियस पुट करेंगे, तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 11200 मीटर पर सेकंड या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से हमको वैल्यू मिल गई। तो ये वैल्यू भी याद रखना है और इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। ये है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद क्या देखा था हमने? हाँ, ये डिपेंड नहीं करता है। तो देखो, जरूरी नहीं है कि आप अर्थ से ना वर्टिकली ऐसा फेंको, आपको एनर्जीज को प्रोवाइड करना है। आप इसको ऐसा भी फेंकोगे ना तो भी क्या होगा? सेम इसके वेलोसिटी आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम वर्टिकली फेंकते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है एस्केप वेलोसिटी। अगर मैं 30 डिग्री एंगल पे फेंकूंगा तो क्या होगा? सेम होगा। किसी भी एंगल पे फेंको आपको सेम वेलोसिटी इसको देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बताया था? ऑर्बिटल वेलोसिटी भी एक बार देख लेते हैं। शायद ऑर्बिटल वेलोसिटी आप लोगों को ना पूछे, फिर भी एक बार ना हम लोग उसको कर लेते हैं कि क्या पता अगर टीचर भूल गया हो, सिलेबस से हट गया है तो पूछ दिया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है कि ये जो हमारी अर्थ है इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा होता है। ये जो सैटेलाइट है स्मॉल एम का है और हमेशा जो वेलोसिटी होती है एक सर्कुलर पाथ में वो कैसी होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। तो देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी वी नॉट के साथ मस्त घूम रहा है। इसके पास एनर्जी कितनी है वहां पे? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। भाई काइनेटिक एनर्जी है उसके पास में हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। इतनी एनर्जी के साथ में वो क्या है? गोल गोल घूम रहा है। इतनी एनर्जी के साथ में वो गोल गोल घूम रहा है और इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीएम अपॉन, देखो जीएम अपॉन आर लिखते थे हम लोग, इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है? जीएम अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे आर क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जी एम अपॉन आर प्लस एच। और यही किसके इक्वल हो जाएगी? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ये तो उसके पास में एनर्जी है। तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं और यहाँ से हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाएगी। कितना क्लियर है? चलो, मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? हाँ, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसको ना पूरा नोट ही कर लो यार, इसको बता देता हूँ एक बार, खत्म करते हैं। ये वाला जो है हमारा बॉडी, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है और एक अंदर की तरफ क्या कर रहा है? एक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अंदर की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या होता है? जी एम एम अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और यहाँ पे इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल एक्ट फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कितना होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रह के ऐसे मूव कर पा रहा है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का, सॉरी ये कैपिटल है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो, इससे ये स्क्वायर कट गया, एम से ये एम कट गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या बच गया?
GM अपॉन R+H। तो ये हो जाता है हमारा क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। आप जितनी हाइट पे उसको रखना चाहते हो, देखो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इसकी वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग स्पीड होती है। कितना क्लियर है? और उसके बाद गुड मॉर्निंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, GR²। GR²। तो देखो जी एम को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, GR² से। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GR² अपॉन R+H। और अगर क्वेश्चन में दिया है कि R की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा बड़ी है H से, तो इस H को तुम निग्लेक्ट भी कर सकते हो। और जैसे इस H को निग्लेक्ट करोगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √GR आ जाएगा। तो मान लो 1 मार्क्स में पूछ ले ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, तो √GR। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, तो √2GR। भाई बाहर निकालना है तो आपको ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या देखा था हमने, ठीक है। अच्छा, एक सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है? वो ऊपर हवा में रखा हुआ है, मूव कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये ऊपर मूव कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो हाफ mv0 का स्क्वायर, ये वेलोसिटी होगी इसके पास में। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डेरिवेशन किया है उसका, GMM अपॉन आर। याद आ रहा है, GMM अपॉन आर। GMM अपॉन आर कहाँ किया था उसका, पोटेंशियल एनर्जी का, ये देखो वर्क डन ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो GMM अपॉन आर, लेकिन वो सरफेस के ऊपर नहीं है, वो H हाइट के ऊपर रखा हुआ है, H हाइट के ऊपर है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी, GMM अपॉन R+H। ये उसकी टोटल एनर्जी हो जाती है एक, किसकी, हाँ। और ये हमने किस में निकाला था, माइनस में निकाला था, माइनस में। याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आती है, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स जिसके साथ भी माइनस आ गया, अट्रैक्टिव फोर्स। देखो इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। इस पेन के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, चलो एक्स है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है कि बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देखो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जैसे ये अर्थ पे गिरेगा तो अब ज्यादा डैमेज करेगा। लेकिन सोचो अगर मैं इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाऊं तो क्या कभी अर्थ पे गिरेगा? भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है, तो कायदे से तो इसको ज्यादा इंपैक्ट करना चाहिए नीचे आके, लेकिन अब ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, क्योंकि पता है यहाँ पे इसकी थी -10, अब ये हो गई -8। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई और ये जीरो के करीब जा रही है, इन्फिनिट पे जाने पे हो जाती है जीरो। और जीरो एनर्जी तो वो ना इधर मूव कर सकता है ना तो उधर मूव कर सकता है, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट रखा नेगेटिव एनर्जी का। ठीक है, तो इन्फिनिट पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जा रही है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना है, जीरो। चलो इसके बाद हम लोग ने देखा था क्या, केपलर्स लॉ। तो केपलर भाई साहब के 3 लॉ थे, केपलर के 3 लॉ थे। सबसे पहला वाला लॉ ये था कि जैसा कि हमको लगता था कि ये हमारा अर्थ, जो ये हमारा सन है और जो हमारी अर्थ है वो एक सर्कुलर पार्ट में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है, होता ऐसा है कि सन यहाँ पे है और जो अर्थ का जो पाथ है ना वो कैसा है, एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल पाथ के ऊपर जो अर्थ है वो मूव करती है। तो ये था इनका पहला लॉ, लॉ ऑफ एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी वाला। बस इतना ही लिखना है उसमें कि कोई भी प्लेनेट अपने सन के अराउंड या कोई भी सैटेलाइट अपने प्लेनेट के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा होता है। अब देखो ये एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा होता है। इसके बाद उनका जो सेकंड लॉ था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। उन्होंने बताया था लॉ ऑफ एरिया। तो यहाँ पे अगर हमारा सन है, इसको थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, ये देखो ये है हमारा एलिप्टिकल पाथ। और यहाँ पे हर एलिप्स के ना 2 फोकस होते हैं, हर एलिप्स के 2 फोकस होते हैं। एक फोकस के ऊपर रखा हुआ है सन, और ये जो हमारी अर्थ है ना ये रोटेट कर रही है ऐसे गोल गोल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो वो पहुंच गई है कब, यहाँ पे पहुंच गई है वो दिसंबर में। 1 महीने बाद वो यहाँ पहुंच जाएगी जनवरी में। तो देखो 1 महीने में वो यहाँ पे पहुंच गई। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से ना 2 लाइंस ड्रॉ करी हमने, 2 लाइंस ड्रॉ करी। एक लाइन होगी ये वाली दिसंबर पे, जहां 1 दिसंबर को तुमने शुरू किया था,
और अगली लाइन कहाँ पे होगी, 1 जनवरी को। अब यहाँ पे देखो, ये दिसंबर जनवरी नहीं होता है एक्चुअली, वैसे तो लिखने को हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, मई, और ये क्या हो जाएगा, जून। 1 महीने में इतना कवर करी उसने। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आई ना तो यहाँ पे हो रहा था कितना, 1 नवंबर। तो यहां से भी मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया एक लाइन को। अब पता है 1 महीने में देखो उसने ये वाली डिस्टेंस कवर करी थी, लेकिन यहाँ पे 1 नवंबर से 1 दिसंबर आते तक के बॉडी यहां तक के आ गई जो अर्थ है। 1 दिसंबर को, 1 नवंबर से 1 दिसंबर में इतना ज्यादा, लेकिन वहां पे देखो एकदम कम। तो इसके पीछे का उन्होंने रीजन बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सन से इसकी दोनों पोजीशन को मिलाने वाली लाइन के बीच का जो एरिया होता है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया होता है। 1 महीने में देखो इतना एरिया आया, यहां पे अगर ये यहां से यहां तक के मूव करती, सिर्फ इतना मूव करती, तो देखो एरिया कम हो जाता ना। लेकिन ये क्या करती है, लॉ ऑफ इक्वल एरिया को फॉलो करती है, मतलब सेम टाइम में सेम एरिया वो होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ये वाला जो एरिया है वो हो जाएगा इस एरिया के इक्वल। अब देखो इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो इसलिए अपनी विड्थ को बढ़ा लिया। विड्थ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्लेनेट पता है फास्ट मूव करता है। हमारी अर्थ जो होती है जब वो सन के सबसे पास होती है तो बहुत फास्ट मूव करते हुए जाती है, बहुत स्पीड में जाती है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि ठंडी के टाइम हमारे दिन बहुत छोटे हो गए हैं, अर्थ एकदम स्पीड से निकल जाती है वहां से। तो अर्थ जो है ना वहां से बहुत स्पीड से निकल जाती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जब अर्थ सबसे ज्यादा दूर है तो देखो मैंने गर्मियों का मौसम दिखाया है, और अर्थ जब सब इनके एकदम पास है तो मैंने ठंडी का मौसम दिखाया है। ये सही बताया कि गलत बताया, जानबूझ के बनाया मतलब सही बनाया होगा। ठीक है, तो ठंडियों में सन जो है ना, हमारी ठंडियों के समय सन के सबसे पास होती है, और हमारी गर्मियों के समय सन से सबसे दूर होती है। यहाँ पे अप्रैल अप्रैल में तो यहाँ पे पहुंचती है, 22 अप्रैल को इधर पहुंचती है, 22 दिसंबर को यहाँ पे पहुंचती है, 22 दिसंबर, 22 अप्रैल। ठीक है, चलो इसके बाद दो लॉ हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद तीसरा इसका एक और लॉ है, तीसरा लॉ है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी सैटेलाइट का या प्लेनेट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो उसके सन से या उसके प्लेनेट से डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो ये है हमारा सन, और ये जो है ये है हमारी अर्थ का पाथ, ये हमारी अर्थ का पाथ। तो इसकी जो मैक्सिमम वाली रेडियस होगी ना और मिनिमम वाली रेडियस, इनका एवरेज हम निकालेंगे, उसका क्यूब करेंगे तो जो अर्थ का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर इनके एवरेज डिस्टेंस के क्यूब का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत इजी से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एकदम एकदम पप्पू पप्पू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़े आराम से बन जाएंगे कि भैया अगर बताओ एक प्लेनेट है जो कि आर डिस्टेंस पे है तो उसका टाइम पीरियड इतना है, अगर कोई प्लेनेट 2 आर डिस्टेंस पे है तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। बहुत आराम से हम लोग निकाल लेंगे। आपको दिया रहेगा पहले प्लेनेट का टाइम पीरियड दिया रहेगा मान लो 30 डेज का, 30 डेज, और उसका जो आर है वो दिया हुआ है मान लो आर। अब उसने नया वाला प्लेनेट का बता दिया कि नए वाले प्लेनेट की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 3 आर के इक्वल है। तो बताओ उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। तो देखो ये वाला रिलेशन हमको पता है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T1 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैंने हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो T2 इज इक्वल टू भी क्या लिख सकता हूँ, T2 का स्क्वायर के आर टू का क्यूब, दिस डिवाइड बाय दिस करूंगा, के से के कट जाएगा। दो टाइम पीरियड आपको दे रखे हैं, एक टाइम पीरियड निकालना है और दोनों रेडियस आपको दे रखी है, तो नया वाला टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ आप लोगों की समस्याएं हैं तो पूछिए। तो इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, क्वेश्चंस मैंने पूरे डाउनलोड करके ले आए हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं, और फ्रिक्शन के क्वेश्चन भेज रहा हूँ, और ग्रेविटेशन के क्वेश्चन भेज रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत इजी है। और जितनी डेरिवेशन हमने आज की है उसको तो रट डालना, इस चैप्टर से सबसे इजीली स्कोर होने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आज जो मैं भेज रहा हूं अभी वो क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे, और कुछ भी दिक्कत होती है तो फिर कल की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।
ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी लीव कर सकते हैं, ग्रुप में क्वेश्चंस आ जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और जो नहीं बनता है फिर वो हम लोग डिस्कस करते हैं।